हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस। लेसन 3 हम पढ़ रहे थे। इस लेसन का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फसल उत्पादन के क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा था। हमने तीसरे नंबर तक पढ़ा था, यानी कि बुआई तक हमने पढ़ा था। ठीक है। फसल उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना होता है, फिर बीजों का चयन और फिर हमें बुआई करनी होती है। उसके बाद हमें सिंचाई करनी होती है, निकौनी, कटाई, गहाई, उसाई एवं सफाई और लास्ट में भंडारण किया जाता है। तो आज हम सिंचाई से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग आगे का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, सिंचाई से लेके निराई, बुआई वगैरह पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि खेतों में फसल में जो पानी दिया जाता है उसी को हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। फसल के उत्पादन के लिए जल बहुत जरूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पौधे में 90% जल होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, इसलिए जल आवश्यक है। ठीक है, इतना हम लोग समझ रहे हैं। पौधे में हम लोग पानी देते हैं क्योंकि पौधों में लगभग 90% जल होता है। और बीजों का अंकुरण यानी कि बीज अंकुरित कब होता है? जब उसमें पानी हो, जब उसमें नमी हो। शुष्क स्थिति यानी कि सूखे में बीजों में अंकुरण नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अगर आपसे कोई सिंचाई की परिभाषा पूछे या फिर आपको क्वेश्चन आए कि सिंचाई क्या होता है, तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। दोस्तों आगे है, सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे बरसात में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, जाड़े में सप्ताह में एक बार एवं गर्मी में 2 या 3 दिनों के अंतर से सिंचाई की जाती है। ठीक है। वर्षा के मौसम में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है और जाड़े के मौसम में एक बार भी, सप्ताह में एक बार सिंचाई करने पर भी काम चल जाता है। और गर्मी के दिनों में 2 या 3 दिन के अंतर पर, 2-3 दिन के गैप पर सिंचाई की जाती है। ये हो गया आपका कि सिंचाई समय और जलवायु पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि बरसात में सिंचाई नहीं की जाती है और जाड़े के मौसम में सप्ताह में एक बार सिंचाई की जाती है और गर्मी में 2-3 दिन के गैप पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई फसल के प्रकार पर भी निर्भर करती है। ठीक है, इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की जरूरत होती है। इसी को हम लोग अंगिका भाषा में कहते हैं चिकना। ठीक है, इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। तो पहला हमने देखा कि सिंचाई जलवायु पर निर्भर होता है। ठीक है, समय और जलवायु पर सिंचाई निर्भर होता है, यानी कि मौसम के अनुसार हम सिंचाई कम, ज़्यादा या नहीं करते हैं। और सिंचाई फसल के प्रकार पर भी निर्भर होता है। जैसे कि आपने अभी देखा, यहाँ पे धान और गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, वहीं पे सरसों और चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की जरूरत होती है। इसी तरह मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। जैसे कि बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की जरूरत होगी। अगर आप किसी फसल को बलुई मिट्टी में बोएंगे तो उसमें आपको अधिक सिंचाई की जरूरत होगी। इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की जरूरत होती है। अगर आप किसी फसल को चिकनी काली मिट्टी में बोएंगे तो उसमें आपको कम सिंचाई की जरूरत होगी। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको कम सिंचाई वाले फसल और ज़्यादा सिंचाई वाले फसल को लिखना है। ज़्यादा सिंचाई वाले फसल में कौन कौन सा आता है? धान, गन्ना, गेहूँ, जौ आदि। कम सिंचाई वाले फसलों में सरसों, चना, तीसी, कपास इत्यादि। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील इत्यादि। अब हम सिंचाई के पारंपरिक तरीके को देखेंगे, मतलब जो सिंचाई के तरीके पहले यूज किए जाते थे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि कुओं, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक कैसे पहुंचाया जाता है। मतलब पहले कुओं, तालाबों, नहरों आदि से सिंचाई की जाती थी। मोटर यानी कि गिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, इन सब तरीकों से सिंचाई किया जाता था।
और यहाँ पर आपको उसका चित्र भी दिया गया है। आधुनिक तरीके में आता है छिड़काव तंत्र, जिसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगाकर दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। छिड़काव तंत्र बलुई मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होता है। छिड़काव तंत्र द्वारा सिंचाई इस तरह होता है जैसे कि वर्षा हो रही है और इससे पानी की बचत भी होती है। दूसरा तरीका है ड्रिप सिस्टम यानी कि ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है वहाँ के लिए ड्रिप सिंचाई बहुत ही अच्छा तरीका है। सिंचाई के बाद आता है निराई। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। जहाँ पे फसल लगी होती है वहाँ पर अगर खरपतवार वगैरह उग जाएगा तो जो भी खाद वगैरह या पानी फसल को दिया जाता है तो खरपतवार उसमें से उसका भोजन, पानी भी ग्रहण करने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य फसल के साथ साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। यानी कि फसल को, जो मुख्य फसल होता है, उसको खाद, पानी वगैरह का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है अगर वहाँ पर खरपतवार हो तो। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार जो हम हटाते हैं उसको हम निराई कहते हैं। किसान अनेक तरीकों से खरपतवार हटाता है। वह फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देता है। सूखे हुए खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। तो आपका दो तरीका हो गया, खेत जोतकर और खुरपी या हाथ से खरपतवार को हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये तीसरा तरीका हो गया खरपतवार हटाने का। रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुँह एवं नाक कपड़े से ढक लेने चाहिए। निराई के बाद आता है कटाई। कटाई को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हंसिया से कटाई की जाती है जबकि बड़े स्तर पर मूवर, रीपर एवं हार्वेस्टर से की जाती है। जैसे कि खरीफ की फसल जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर-अक्टूबर माह में की जाती है, जबकि रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च-अप्रैल माह में की जाती है। हार्वेस्टर द्वारा कटाई करने पर खेतों में पौधों के निचले भाग शेष रह जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। हमें इनको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। हार्वेस्टर के द्वारा जो कटाई की जाती है उससे जो पौधों के शेष भाग जो बच जाते हैं उसको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसको हमें वैसे ही विघटन के लिए छोड़ देना चाहिए। कटाई के लिए फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। कटाई के बाद फसल को साफ किया जाता है थ्रेसिंग विधि के द्वारा, इसमें कि भूसा और दाना अलग अलग हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में फसल की कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं और इसे कटाई पर्व कहा जाता है। देखिए कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि ये कटाई पर्व से जुड़े पर्व हैं। ठीक, कटाई के बाद सबसे लास्ट में आता है भंडारण, क्योंकि आपने फसल उगाया, सिंचाई की, निराई की और फसल की कटाई कर ली। अब उसका भंडारण यानी कि उसका स्टोरेज करना भी जरूरी होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखना चाहिए? फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी ना हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी है ताकि इसकी नमी समाप्त हो जाए। अनाज का भंडारण करने से पहले उसको धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि उसमें कीड़े ना लग जाए या फिर वो खराब ना हो जाए। चलिए अब देखते हैं कि भंडारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं।
अनाज को चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृहों तथा साइलों यानी कि लोहे या टीन का ड्रम या कोठी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान यानी कि FCI के माल गोदामों में करते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपने देखा कि भंडारण कैसे किया जाता है, जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्रों में और कोठियों में। कोठी जो होता है वो मिट्टी का बड़ा सा बना हुआ होता है, उसी में अनाज का भंडारण किया जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे दिया गया है कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है और आप लोग भी एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है सही विकल्प चुनिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है। यहाँ पे धान की फसल है, पहले से यहाँ पर टिक लगाया गया है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। धान की फसल है कौन सी? ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद और क एवं ख दोनों। तो धान की फसल कौन सी फसल है? खरीफ फसल। धान की फसल कैसी है? धान की फसल है खरीफ फसल। दूसरा है चना की फसल है, खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो ये चना की फसल जो है ये रबी फसल है। उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, क एवं ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला आपका आंसर गलत है। ठीक है, उर्वरक अकार्बनिक लवण है। खरपतवार हटाने को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई एवं कटाई। तो क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने को कहते हैं हम निराई। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये वाला गलत था। ठीक है, ये वाला गो जो है ये नहीं होगा। तीसरे नंबर का आंसर होगा ख, अकार्बनिक लवण। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सेकंड नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? जुताई कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही है। खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है, तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। तो ये भी बिल्कुल सही है। धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है? धान और गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है केंचुओं को किसानों का डैश कहा जाता है? केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है डैश तंत्र, ड्रिप तंत्र। तो यहाँ पर ड्रिप लिखा हुआ है और ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ड्रिप लिखा हुआ है। तो फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप तंत्र है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, तो मैंने इसको कॉपी में इसका आंसर लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए कॉलम ए में क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद और हार्वेस्टर। फर्स्ट नंबर का हो जाएगा खरीफ फसल का हो जाएगा धान एवं मक्का। धान और मक्का क्या है? खरीफ फसल। गेहूं, चना, मटर ये है रबी फसल। रासायनिक उर्वरक है यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद है गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। हार्वेस्टर कटाई का यंत्र। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो आंसर लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर का हो जाएगा सी, सेकेंड नंबर का हो जाएगा ई, थर्ड नंबर का ए, फोर्थ नंबर का बी और 5 नंबर का डी। तो यहाँ तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो ये हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सिंचाई किसे कहते हैं। इसका आंसर हमने क्या लिखा है? अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक, ये वाला आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, मतलब सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। तो सिंचाई द्वारा पोषक तत्व पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, जिससे फसल उत्पादन अच्छी होती है। तो सिंचाई क्यों जरूरी होता है? फसल उत्पादन के लिए, अच्छे फसल उत्पादन के लिए सिंचाई जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो इसका आंसर होगा खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों के अवशेष, मानव अपशिष्ट एवं गोबर के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक, जबकि उर्वरक एक कार्बनिक लवण है जिनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास इत्यादि।
3rd नंबर का क्वेश्चन है जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद क्या होता है? जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे कि सूक्ष्म जीव, केंचुए वगैरह होते हैं, उससे जैविक खाद से उसमें वृद्धि होती है, जिससे फसल उत्पादन अच्छा होता है। इससे मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और इससे मिट्टी भुरभुरी होती है, जिससे गैस का आदान प्रदान आसानी से होता है। तो ये सब जैविक खाद का लाभ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन्हीं अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर आपके बुक में ही दिया गया है। देखिए, हम उनका नियंत्रण निराई तो हम खरपतवार हटाने को ही कहते हैं। हाथ से निराई का ही ये तरीका है, हाथ से हम निराई करते हैं, खुरपी या खेत जुताई से भी हम निराई करते हैं, और रासायनिक छिड़काव द्वारा भी हम खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। सुधार हेतु यानी कि सुधार के लिए, फसल की उपज में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। इसका आंसर होगा फसल की उपज में सुधार के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमें अच्छी किस्म के बीजों का चयन करके बुआई करवानी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अच्छे किस्म के बीजों का चयन करके हमें उसकी बुआई करवानी होती है। यानी कि सबसे पहला आपका स्टेप हो गया कि बीजों को मतलब अच्छी किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए। ठीक, दूसरा हो गया समय समय पर सिंचाई करवानी चाहिए और फसलों में उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का उपयोग कराना चाहिए। हमें खेतों में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो। फसलों में समय समय पर निराई करवानी चाहिए। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और फसल उत्पादन अच्छा होता है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? केंचुए मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाकर फसल के उत्पादन में वृद्धि करता है, इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 4 नंबर का हमने ये सारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सारा क्वेश्चन हमने देख लिया है। और यहाँ पर आपको दिया गया है ऋषि वैज्ञानिक रेवन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।